बेटा ये क्या बात कर रहा है मोहित तू? ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दोनों बेटे अलग अलग रहने की जिद करेंगे। अरे नहीं पापा, मुझे अलग नहीं रहना। मैं तो बहुत खुश हूं कि हम सब साथ में हैं। माँ, पापा, मोहित, रीना और सुधा। और चाहिए क्या जीवन में? हंसता खेलता परिवार। तभी बाहर से पोता भी आ जाता है, 18 साल का राहुल। कॉलेज में पढ़ने वाला पोता जो घर के माहौल को भांप जाता है। दादाजी क्यों परेशान हो रहे हैं? बात की तो थी हम दोनों ने इस बारे में। अगर एक साथ रहकर कोई खुश नहीं है तो अलग अलग रह ले। प्रॉब्लम क्या है? बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, यहाँ बड़ों के बीच में बात हो रही है ना। वो भी कोई छोटा नहीं है बड़ी बहू। राहुल को मैंने हर बात बताई है और अब वो बड़ा हो गया है, कॉलेज में पढ़ रहा है। कुछ सालों में उसकी शादी होगी, रहने दो उसे यहीं। पापा ने लंबी सांस ली और सिर हिलाया। मोहित की बात मान ली गई। सामान बंटने लगा, फर्नीचर ऊपर नीचे होने लगा। रीना खुश थी पर ऊपर से चुपी रही। रोहित ने आखिरी बार मोहित का कंधा थपथपाया। देख भाई, ऊपर नीचे ही सही पर दरवाजा हमेशा खुला रहेगा तेरे लिए। कभी भी नीचे आ जाना। हाँ भैया, टेंशन मत लो, बस थोड़ा अपना स्पेस चाहिए था, इतनी सी बात है। सुधा सामान समेटते हुए बुदबुदाई। अपना स्पेस? यहाँ तो 40 साल से सब साथ रह रहे, अब अचानक स्पेस चाहिए इनको। दादाजी ने सुन लिया। क्या बड़ी बहू, फिर शुरू हो गई तुम? जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ो। राहुल अपने दादाजी के पास आकर बैठ गया। दादाजी आप परेशान मत हो, मैं यही हूँ आपके पास, मम्मी पापा के पास। कुछ नहीं बदलेगा, बस चाचा चाची ऊपर रहेंगे, इतना ही। दादाजी ने राहुल के सिर पर हाथ फेरा। तू है ना बेटा, तो कोई फिक्र नहीं है। बस ये घर टूटता हुआ नहीं देखा जाता मुझसे। अरे कौन सा घर टूट रहा है, ऊपर नीचे ही तो है। कोई दूसरे शहर नहीं जा रहा मोहित। रोज मिलेंगे, रोज खाएंगे पिएंगे साथ में। रीना अपना सामान समेटते हुए बोली। हाँ मम्मी जी, त्योहार व्यवहार पर तो साथ ही रहेंगे ना सब। बस रोज रोज की चिक चिक नहीं होगी, यही तो चाहिए था। सुधा ने तीखी नजर से रीना को देखा। चिक चिक? किसकी बात कर रही हो तुम? यहाँ किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? अरे नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। रोहित ने बीच में हाथ उठाकर बात रोक दी। बस चलो, अभी सामान शिफ्ट करना है, बाद में बातें करते रहना तुम दोनों। चल मोहित, ऊपर वाला सामान पहले भिजवा। शाम होते होते घर का बंटवारा पूरा हो गया। ऊपर मोहित और रीना का नया घर बस गया, नीचे रोहित, सुधा, राहुल और बूढ़े माँ बाप का पुराना घर वैसे ही टिका रहा। रात का खाना खत्म ही हुआ था कि पिता को अचानक मोहित का ख्याल आया। फोन उठाया और ऊपर की मंजिल पर सीढ़ियां चढ़ते हुए बुलाने लगे। मोहित बेटा, नीचे आ जा जरा। थोड़ी देर में मोहित नीचे आया, चेहरे पर थकान का भाव लिए। बेटा खाना पीना हो गया? कुछ खाया आज? पापा क्या बताऊं आपको, पिछले 2-3 दिन से समझ लीजिए बस नमक रोटी खा रहे हैं। कमाई ठीक से आ नहीं रही इस महीने। पिता का चेहरा उतर गया। क्या नमक रोटी? ये क्या बोल रहा है तुम मोहित? हाँ पापा, यही सच है, लेकिन अब टेंशन मत लो। यही चीज साथ रहकर करते तो भैया भाभी को बुरा लगता ना, इसलिए मैं अलग हो गया ताकि किसी को पता ही ना चले हमारी हालत के बारे में। पिता की आंखों में नमी आ गई। जेब से बटुआ निकाला, 2000 रुपये गिने और मोहित के हाथ में थमा दिए। ले बेटा ये रख, थोड़ा राशन डलवा लेना। और सुन, कभी शर्म मत करना बताने में, मैं हूं ना अभी। मोहित ने चुपचाप पैसे जेब में रख लिए। अरे नहीं पापा, आप क्यों? ठीक है, अब दे दिया है तो रख लेता हूँ। ऊपर पहुंचते ही मोहित का मूड बदल गया। दरवाजा खुला तो अंदर से खुशबू आ रही थी। आइए आइए, आज तो मैंने माल पकवान बनाया अलग होने की खुशी में। पनीर की सब्जी बनी है, देसी घी के पुए पराठे भी। मोहित मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गया। वाह, जब से अलग हुए ना यार, अब जाके ढंग का खाना नसीब हो रहा है। नीचे रहते तो महीनों निकल जाते थे पनीर देखे हुए भी। हाँ जी, वही तेल मसाला रोज रोज खाना पड़ता था उनके हिसाब से। यहाँ तो अपनी मर्जी है, ऐश करो। दोनों खूब मस्ती से खाना खाने लगे। खाते खाते मोहित ने जेब से वही 2000 का नोट निकाला और रीना की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, रख लो इसे, पापा ने दिया है। रीना ने मुस्कुराते हुए पैसे रख लिए, कुछ नहीं बोली। उधर नीचे पिता बेचैन थे। सुधा यानी बड़ी बहू के पास आकर बैठ गए। चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। सुनती हो, बहुत बुरा लगा आज। पता है, अपना बेटा मोहित नमक रोटी खा रहा था 2-3 दिन से, और हमें बताया तक नहीं। कितना सोचता है वो घर के बारे में, हमें तंग नहीं करना चाहता, और यहाँ हम समझते हैं कि वो अलग होकर गलत कर गया। सास का माथा ठनक गया। उसने एक पल पिता की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मोहित नमक रोटी खाए?
ऐसा तो नहीं हो सकता, अच्छी खासी कमाई है उसकी, गाड़ी चला रहा है, रोज पेट्रोल डलवाता है उसमें। जिसके पास गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के पैसे हो, उसके घर सब्जी लाने के पैसे नहीं होंगे? यह कैसे हो सकता है? पिता ने एक गहरी सांस ली, थोड़े गुस्से में भी और थोड़े समझाने के अंदाज में बोले, देखो तुम, हमें अपने बच्चों को समझना पड़ता है। अगर वो गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेगा तो ऑफिस कैसे जाएगा, कैसे अपनी गृहस्थी चलाएगा? हर किसी के अपने खर्चे होते हैं। सास चुप हो गई, पर मन ही मन बड़बड़ाई। समझ गई मैं। उधर रोहित अपने कमरे से निकला, हाथ में माँ की दवाई की पर्ची लिए हुए। पापा, कल आपका रूटीन चेकअप है, याद है ना? टाइम पर तैयार हो जाऊंगा, साथ चलेंगे। पिता ने सिर हिलाया, चेहरे पर थोड़ी राहत आई। हाँ बेटा, याद है। माँ ने पास आकर बताया कि नए जूते आए उसके लिए, रोहित सुबह वॉक के लिए साथ ले गया था खरीदने। देखो रोहित कैसे नए जूते लेकर आया है मेरे लिए वॉक करने को। कहता है माँ, रोज टहलना जरूरी है आपके लिए। सुधा ये सब देख रही थी, चुपचाप, बिना कुछ कहे। 22 साल से यही तो कर रही थी वो, घर संभालना बिना शिकायत के। पर मन ही मन एक हल्की सी टीस जरूर उठती जब ऊपर देवरानी की नई साड़ियां, महंगी घड़ियां और पार्टियों की बातें कानों तक पहुंचती। कोई जिम्मेदारी नहीं थी उस पर, न सास की न ससुर की। और यहाँ सुधा ने अपने पति की तरफ देखा, जो चुपचाप माँ की दवाई का डिब्बा जमा रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली और रसोई की तरफ बढ़ गई। रात का खाना बन रहा था, तभी छोटी बहू यानी रीना ने पति का हाथ पकड़ा। सुनो ना, मुझे मसूरी जाना है 2 दिन के लिए। रिया और नेहा जा रही है, बहुत दिनों से प्लान बना रखा है। अरे यार, ये क्या बात कर रही हो? घर पे क्या बताऊंगा मैं? एक तरफ मैं कहता फिरता हूँ पैसे नहीं है, लाले पड़े हैं हमारे पास, न माँ बाप का कुछ कर पा रहे हैं, ना डॉक्टर को दिखा पा रहे हैं। ऊपर से अगर पता चला कि तुम मसूरी घूम रही हो तो क्या इज्जत रहेगी मेरी? रीना ने मुंह बिचकाया। देखो, मुझे नहीं पता कुछ, तुम्हें जो बताना है बताओ, जो करना है करो, मैं जा रही हूँ बस। अगले दिन सुबह रीना बैग पैक करके निकल गई। मोहित मुंह लटकाए रह गया। शाम होते होते माँ नीचे से ऊपर आई, दरवाजे पर दस्तक दी। मोहित, ये छोटी बहू कहाँ है? 2 दिन से दिखे नहीं। मोहित के हाथ पांव फूल गए एक पल को, फिर तुरंत संभल गया। माँ, क्या बताऊं आपको, तबीयत बहुत खराब हो गई उसकी। 2 दिन से कमरे में ही पड़ी है। मैं खुद रोटी बना के खिला रहा हूँ उसे। अभी डॉक्टर के यहाँ गई है, रात तक आ जाएगी। कल सुबह आपको बुलाता हूँ यहाँ घर पे। माँ चिंता में पड़ गई। हाय राम, इतनी तबीयत खराब है और बताया भी नहीं मुझे। ठीक है बेटा, कल सुबह आती हूँ। रात को देर से रीना घर लौटी, मसूरे से पूरी मस्ती करके, चेहरे पर चमक लिए हुए। मोहित ने दरवाजा खोलते ही धीमी आवाज में कहा, सुन, मैंने माँ को बताया कि तू बीमार है, 2 दिन से बिस्तर पर पड़ी है, तो अभी से बीमारी का नाटक शुरू कर दे। कल सुबह माँ आने वाली है देखने। रीना ने आंखें घुमाई, फिर हंसते हुए बोली, अरे ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, मैं संभाल लूंगी। अगली सुबह माँ ऊपर पहुंची, दरवाजा खटखटाया। रीना पहले से बिस्तर पर लेटी थी। माँ को देखते ही आंखें बंद कर ली, आवाज धीमी कर ली। क्या हुआ बहू, कैसी तबीयत है अब? माँ जी, बहुत कमजोरी है, सिर भी दर्द कर रहा है। माँ ने गौर से देखा, उसका चेहरा, रंग रूप बिल्कुल फ्रेश, गाल पे हल्की टैनिंग भी। तुमको देखकर लग नहीं रहा बहू कि तुम बीमार हो, चेहरा तो एकदम चमक रहा है तुम्हारा। रीना ने तुरंत जवाब दिया। अब देखने से बीमारी लगी तो फिर मैं कैसे बताऊं माँ जी कि मैं बीमार हूँ? भाई अंदर से कमजोरी है, बाहर से थोड़ी ना दिखती है। माँ की नजर कमरे के कोने में गई। वहां सर्दियों के मोटे कपड़े बिखरे पड़े थे, एक जोड़ी सैंडल्स, शॉपिंग बैग्स करीने से रखे हुए, टैग अभी तक लगे हुए। माँ कुछ देर देखती रही, कुछ नहीं बोली, बस माथे पर हल्की सिलवट आ गई, फिर चुपचाप नीचे उतर गई। नीचे किचन में सुधा लगी हुई थी, बाल बिखरे, कपड़े बेतरतीब, तेल की कटोरी लिए दादी के मालिश की तैयारी कर रही थी। माँ ने आवाज दी, सुधा बेटा, दादी के पैरों में तेल लगा दे, जरा दर्द हो रहा है उनको आज। सुधा ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और काम में लग गई। माँ ने दोनों बहुओं का फर्क एक पल में भांप लिया, एक टिप टॉप तरोताजा और दूसरी सुबह से घर संभालने में उलझी हुई। मन में कुछ खटक गया पर बोली कुछ नहीं। तभी पापा भी वहां आ गए, चेहरे पर संतोष का भाव लिए हुए। सुनो, तुम्हें पता है छोटी बहू की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने आज 5,000 रुपए दिए मोहित को, कहा कि डॉक्टर को अच्छे से दिखाए उसको। मैं चौंक गई। क्या जरूरत थी इतना पैसा देने की? उसको कोई तबीयत खराब नहीं है, मैंने अभी देखा है ऊपर जाकर। पापा का पारा तुरंत चढ़ गया। कैसी माँ हो तुम, अपने छोटे बेटे के बारे में सोचती नहीं? बेचारा है वो, उसकी बीवी की तबीयत खराब थी, इतने पैसे नहीं थे उसके पास कि दवाई बवाई करा सके, और तुम कह रही हो जरूरत क्या थी?
ऊपर वाले कमरे में मोहित बीवी के पास बैठा चाय की चुस्की ले रहा था। चेहरे पे चमक थी। सुन, मैंने इतना पैसा जोड़ लिया है कि अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। जिंदगी भर इस ऊपर वाले कमरे में थोड़ी ना रहूंगा, अपनी कोठी बनाऊंगा, देख लेना। रीना की आंखें चमक उठी। सच्ची? वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। अपना घर, अपनी मर्जी, कोई रोक टोक नहीं। तभी दरवाजा खुला और माँ अंदर आ गई। दोनों एक पल को सन रह गए। किस चीज का बिजनेस शुरू कर रहा है तू? मोहित घबरा गया और फौरन बात पलट दी। अरे माँ, बिजनेस नहीं, मैं तो कह रहा था एक जानने वाले का बिजनेस है, उसकी दुकान में नौकरी कर लूंगा मैं, बस यही बात थी। माँ ने गौर से देखा उसे, पर कुछ नहीं कहा। फिर बात बदली। अच्छा छोड़िए, बता तेरी नौकरी कैसे चली गई अचानक? तू तो बहुत अच्छा काम करता था वहाँ। हाँ माँ, नौकरी का क्या है, प्राइवेट कंपनी है, बॉस किसी के सगे नहीं होते, निकाल दिया एक दिन में, ये कारण वो कारण बता के। माँ चुप बैठी रही। फिर रीना की तरफ देखकर बोली, बहू जरा एक कप चाय तो बना दे मेरे लिए भी। रीना उठी, अंदर गई। थोड़ी देर में खूबसूरत क्रॉकरी में चाय लेकर आई। माँ ने चारों तरफ नजर घुमाई। नया सोफा, नया टीवी, दीवार पे नई पेंटिंग, किचन में नए बर्तन, एक भी चीज पुरानी या घिसी हुई नहीं दिखी। माँ ने चाय का कप उठाते हुए बात शुरू की। मोहित सुन, रोहित को ना थोड़ा पैसा देना शुरू कर, वो बहुत परेशान रहता है बेटा। हमारा भी बोझ उसी पर है, बच्चे का भी, घर का भी, अकेला कब तक खींचेगा वो सब। रीना फौरन बीच में बोल पड़ी। माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? अभी तो इन्होंने बताया ना कि इनकी नौकरी चली गई है, और आप कह रही हैं कि पैसे दे किसी को। माँ ने एक ठंडी नजर रीना पे डाली, फिर मोहित की तरफ देखकर कहा, मुझे सब पता है बेटा कि तुम्हारी नौकरी गई है कि नहीं गई, तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है। अच्छा, चलती हूँ। इतना कहकर माँ उठी और नीचे चली गई। मोहित और रीना एक दूसरे को देखते रह गए। सुनो, माँ को शक तो हो गया है लगता है। होने देना शक, माँ से क्या लेना देना है मुझे, पापा को मैंने पूरी तरह अपने कब्जे में कर रखा है, काबू में है वो। अब बस मुझे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, वो कैसे निकलवाऊं पापा से, यही सोच रहा हूँ। रीना ने थोड़ा सोचकर तरकीब सुझाई। सुनो, एक काम करो, पापा को बोलो गांव वाला मकान बेच दे और उससे तुम्हें बिजनेस शुरू करवा दे। कहना कि नौकरी नहीं लग रही है, यही रास्ता बचा है। मोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, दिमाग तो तेरा सच में बहुत तेज चलता है। 10 दिन बाद मोहित पापा के कमरे में गया। चेहरा उतरा हुआ, आंखों में नकली आंसू लिए। पापा, एक बात पूछनी थी, वो गांव वाला मकान बेच सकते हैं क्या? मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मेरी नौकरी नहीं लग रही, बिजनेस करना है मुझे अब। अरे बेटा, इतना परेशान क्यों हो रहा है तू? पापा क्या बताऊं, बहुत दुखी हूं मैं। घर में खाना तक ढंग से नहीं बनता, पहनने को कपड़ा नहीं है नया, बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है। कल रात तो पूरी रात हाथ वाले पंखे से गुजारी हमने, गर्मी में तड़पते रहे। पिता का दिल पसीज गया, आंखों में नमी आ गई। अरे बेटा, ये तूने पहले बताया ही नहीं। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। पिता गांव गए, वहां का मकान बेचा, 10 लाख रुपए मिले। घर आकर माँ को बताया, सुनिए, 5 लाख रोहित को दीजिए और 5 लाख मोहित को। दोनों बच्चे हैं आपके, दोनों का बराबर हक है। पिता ने सिर हिलाया, बात मान ली। पर जैसे ही मोहित को पता चला कि उसे पूरे पैसे नहीं मिल रहे, तो वो फिर पापा के पास पहुंच गया, आंखों में आंसू भरे। पापा, इतने पैसे में मेरा क्या ही बनेगा, बिजनेस लायक रकम ही नहीं बचेगी। घर पे रखूंगा तो वो भी घर के खर्चे में उड़ जाएगा। ऐसा मत करिए, मुझे सारे पैसे दे दीजिए पापा प्लीज। अरे बेटा, ये रोहित का हक है, मैं उसका हक तुम्हें कैसे दे दूं? मोहित ने जिद नहीं छोड़ी, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। आखिर पिता ने दोनों भाइयों को साथ बिठाया। रोहित और मोहित दोनों की बीवियां भी पास खड़ी थी। देखो बेटा रोहित, मोहित कह रहा है कि उसे पूरे पैसे चाहिए बिजनेस के लिए, तो बता क्या करे। रोहित ने एक पल सोचा, फिर बड़े दिल से बोला, पापा आप इसको पैसे दे दीजिए, ये सेटल हो जाएगा तो मुझे भी सुकून मिलेगा। कम से कम एक जना नौकरी करे, एक जना बिजनेस में दिमाग लगाए, घर का तो फायदा ही होगा ना। सुधा ने पति की तरफ हैरानी से देखा, कुछ कहना चाहा पर चुप रह गई। पिता की आंखों में बेटे के लिए गर्व और थोड़ी ग्लानि दोनों झलके। तो सच में बड़े दिल का है रोहित। और इस तरह पिता ने पूरे 10 लाख रुपए मोहित के हाथ में रख दिए। मोहित ने बिजनेस शुरू कर दिया, चेहरे पर जीत की मुस्कान लिए हुए, जबकि नीचे रोहित अपने पुराने स्कूटर पर बैठकर रोज की तरह ऑफिस के लिए निकल पड़ा। मोहित का बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। अब वो सुबह देर से उठता, आराम से नहाता धोता, नाश्ता करता और फिर नई गाड़ी में बैठकर निकलता। घर में बड़ा LED टीवी लग गया, दीवारें नई पेंट से चमकने लगी।
रीना भी अब हर हफ्ते पार्लर जाती, नई साड़ियां आती। वहीं नीचे पिता ने गौर किया कि रोहित रोज देर से घर आने लगा है। एक दिन बरामदे में बैठे पिता ने रोहित को टोका। बेटा क्या बात है, आजकल बहुत देर से आ रहे हो घर, पहले तो टाइम से आ जाते थे। अरे कुछ नहीं पापा, बस ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा है ना आजकल, इसलिए देर हो जाती है। पिता ने बात मान ली, पर मन में कहीं कुछ खटका। कुछ दिन बाद पड़ोस के शर्मा जी ने अनजाने में राज खोल दिया। अरे रोहित बाबू का तो कमाल है, ऑफिस के बाद शाम को भी एक अकाउंटिंग की दुकान पे बैठते हैं, हिसाब किताब देखते हैं। 2 नौकरी कर रहे हैं भाई साहब, बड़ी मेहनत है लड़के में। पिता सुनकर सन्न रह गए। उस रात रोहित को बुलाया। रोहित सच बता, तो दूसरी नौकरी पे करता है? रोहित सिर झुकाकर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ पापा, वो घर का खर्चा, राहुल की पढ़ाई, आप दोनों की दवाइयाँ, सब मिलाकर अकेली तनख्वाह से नहीं होता, इसलिए शाम को 2 घंटे और काम कर लेता हूँ। पिता की आंखें भर आई। और तू अपने लिए कब आखिरी बार नए कपड़े लिए थे? रोहित हंस दिया हल्के से। पापा कपड़ों की क्या जरूरत है, जो है वो चल जाते हैं, आप लोग ठीक रहो, बस यही बहुत है मेरे लिए। पिता को सुधा का चेहरा याद आया। वही सुधा जो कभी शॉपिंग की बात नहीं करती, कभी घूमने की जिद नहीं करती, बस चुपचाप घर संभालती रहती। पिता का दिल भर आया। उसी रात उन्होंने मन में फैसला कर लिया। अगले दिन पिता वकील के पास गए, कागजात बनवाए, घर वापस आकर रोहित और सुधा को बताया। रोहित, ये घर अब तेरे नाम है, पूरा घर, हर ईंट तेरी है, और मेरी रिटायरमेंट का जो पैसा है वो भी तुझे दे रहा हूँ। अपना बिजनेस शुरू कर बेटा, अब बहुत हो गया 2 नौकरी करना। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। पापा ये आप क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा? बस बेटा, तेरा बाप जिंदा है अभी, तुझे अकेले इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो ईमानदारी से निभाया है तूने, उसका हक है ये। जैसे ये बात मोहित तक पहुंची, वो दौड़ा दौड़ा नीचे आया, चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों। पापा ये क्या हो रहा है, रिटायरमेंट का पैसा भी रोहित को, मेरा हक आ गया उसपे? पिता का चेहरा सख्त हो गया, आवाज में पहली बार दृढ़ता आई। मोहित, तूने चालाकी से जो लेना था ले लिया अब तक। नमक रोटी का नाटक, बीवी की झूठी बीमारी, गांव का मकान, 10 लाख रुपए सब ले चुका तू। अब बस मेरी विरासत, मेरी मेहनत की कमाई, वो उसी के हाथ जाएगी जिसने कभी हाथ नहीं फैलाया, जिसने चुपचाप अपने हिस्से का बोझ उठाया। मोहित कुछ बोलने को हुआ, पर पिता ने हाथ उठाकर रोक दिया। बहुत सुन लिया तेरा, अब मेरी सुन। ईमानदारी का फल आखिर में मिलता ही है बेटा, देर हो सकती है, अंधेर नहीं। मोहित मुंह लटकाए वापस ऊपर चला गया। नीचे रोहित ने पिता के पैर छुए। सुधा की आंखों में इतने साल के त्याग का सुकून छलक आया। मां ने बढ़कर रोहित के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, भगवान हमेशा देर से ही सही, पर इंसाफ जरूर करता है। घर में उस शाम एक अलग ही सुकून था, पैसों से नहीं बल्कि सच्चाई की जीत से भरा हुआ। घर के हॉल में पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ है। सावित्री, कैलाश, अमित, रोहन और नेहा सोफे पर बैठकर आराम से कॉफी पी रहे हैं। पूजा रसोई से बिस्किट की प्लेट लेकर आती है और सेंटर टेबल पर रख देती है। अरे बहू, तू आज ऐसा कर कि रात के खाने में बढ़िया बढ़िया चटपटे छोले भटूरे बना ले। भाभी, जब छोले भटूरे बना रही हो तो एक काम करिए ना, थोड़ा सा बूंदी का रायता भी बना लीजिए, और ध्यान रखना कि बूंदी घर में ही बनाना, बाजार से मत मंगवाना भाभी। बूंदी तो ठीक है नेहा, लेकिन जब छोले भटूरे और रायता बन रहा है तो चावल भी थोड़े स्पेशल होने चाहिए। ऐसा करना पूजा, वेज पुलाव बना लेना। भाभी, जब इतना कुछ बना रही हो तो सूजी का हलवा भी बना लेना, बहुत दिनों से मीठा खाने का मन कर रहा था। अच्छा, सबने तो अपनी अपनी फरमाइश कर दी, लेकिन मेरी भी तो कुछ फरमाइश सुनो भाई। तुम ऐसा करना कि मुझे छोले भटूरे के साथ कुरकुरी भिंडी भी खाना पसंद है, तो तुम वो भी बनाना। हाँ चलो, आज तो बहुत दिनों बाद इतने अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। सावित्री, कैलाश, अमित, रोहन और नेहा सब आकर डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। पूजा रसोई से खाना लाकर मेज पर सजाती है। मेज पर केवल दाल, चावल, रोटी और आलू की भुजिया रखी देखकर सब चकित के चकित रह जाते हैं। सबका चेहरा उतर जाता है। ये क्या बहू, तुमने दाल, चावल, रोटी और आलू की भुजिया बनाकर रख दी? तुमने तो दोपहर में इतने सारे डिश बताए थे, उनका क्या हुआ? कहाँ गए छोले भटूरे? मैंने तो वेज पुलाव के लिए भी बोला था। अरे मैंने भी तो सूजी का हलवा बनाने को बोला था,
वो कहाँ गया? आप लोग गुस्सा मत होइए, आज अभी तो मैंने यही बनाया है, तो आप लोग प्लीज यही खा लीजिए ना। देखा तुम सबने, ये बहू किसी की भी नहीं सुनती है, बस अपनी अपनी चलाती रहती है हमेशा। सब लोग बेमन से और चिढ़कर वही सादा खाना खाने लगते हैं। खाना खत्म होने के बाद पूजा चुपचाप सारे बर्तन समेटकर रसोई में चली जाती है। अगले दिन शाम को रोहन घर पर। माँ, पिताजी, मेरे दोस्त राहुल के घर जन्मदिन की पार्टी है और हम सबको आज शाम वहां चलना है। शाम को पूरा परिवार तैयार होकर राहुल के घर पर पहुंचता है। राहुल के घर पर शानदार सजावट है और मेहमान खाना खा रहे हैं। टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए हैं। कैलाश और उसका परिवार भी टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए। वाह राहुल, खाना सचमुच बहुत टेस्टी बना है। हाँ अमित, ये सब मेरी बीबी प्रिया ने बनाया है और माँ ने उसे बताया था कि क्या क्या बनाना है। हाँ भाई, सुबह से लगी हुई है रसोई में हमारी बहू। हमारी बहू तो इतना अच्छा खाना बनाती है कि इसको जो बोलो वो तुरंत कर लेती है। हाँ बहन जी, बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी बहुएं उनकी सुनती है। हमारी किस्मत में कहाँ है ऐसा सब कुछ। सावित्री की बात सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है और वो नीचा महसूस करने लगती है। पूजा धीरे से अपनी सास के कान में कहती है, माँ जी हमेशा बुराई करती रहती है, अब क्या हो गया, खाना तो खा लीजिए ना। सब लोग चुपचाप खाना खाते हैं और फिर पार्टी खत्म होने के बाद वापस घर पर आ जाते हैं। घर लौटते ही पूजा हॉल में रुक जाती है। उसके चेहरे पर दुख और नाराजगी साफ दिखाई देती है। माँ जी, आप क्यों हर जगह पर मेरी बुराई करना चालू कर देती है? सही तो बोल रही हूँ बहू, गलत बात क्या है इसमें? तू करती क्या है इस घर में? इतना सारा काम तो करती हूँ माँ जी, घर संभालना, साफ सफाई करना, खाना बनाना, सब चीजें तो मैं ही करती हूँ। खाना तो कभी अच्छा बनाकर ही नहीं खिलाती हो, जो बोलो वो काम हमेशा उल्टा ही करती हो। जो बनाने को बोलो वो तो बनाकर नहीं देती हो ना हमें। अच्छा ठीक है माँ जी, आपके मुंह कौन लगे। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। पूजा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अमित पीछे से कमरे में आता है। तुमने तो खामा अपने साथ पूरे घर का मूड भी खराब कर दिया। आप लोगों को सिर्फ अपने मूड की परवाह होती है क्या? दूसरे के मूड की कोई परवाह नहीं है क्या? अच्छा चलो, अब जाने दो भाई, ठीक है, तुम्हें जो मर्जी आए आगे से वही बना देना। अमित चादर उड़कर सो जाता है। पूजा उदास होकर लेट जाती है। अगली सुबह पूजा नाश्ते में ब्रेड सैंडविच और ऑमलेट बनाकर लेकर आती है। सावित्री नाश्ता करते हुए पूजा से कहती है, बहू आज रात का खाना थोड़ा सा तीखा बनाना, काफी दिनों से फीका फीका खाना लग रहा है। एक काम करना, तू तड़का वगैरह अच्छे से लगाना आज रात के खाने में। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ। रात के समय पूजा रसोई में जाती है और कढ़ाई में तेल गरम करके तीखा तड़का लगाने की तैयारी करती है। तभी हॉल में रखा सावित्री का फोन बजने लगता है। सावित्री घर में नहीं है, इसलिए पूजा हाथ पोंछकर हॉल में फोन उठाने के लिए जाती है। अरे कब से फोन लगा रही हूँ, सावित्री कहाँ है? हाँ माँ जी घर में नहीं है, कहीं बाहर गई है। अरे वो दोपहर में मेरे घर आई थी तो बोल रही थी कि पेट दुख रहा है, उन्हीं का हालचाल पूछने के लिए ही मैंने फोन लगाया था। पेट दुख रहा है माँ जी का? लेकिन उन्होंने तो मुझे नहीं बताया। हाँ दोपहर को बता रही थी। अच्छा आए तो बोलना कि मुझे फोन कर ले, मेरी बात करा देना। पूजा फोन रखती है। तभी सावित्री अंदर आती है। क्या हुआ माँ जी, आपका पेट दुख रहा था क्या? सुमित्रा चाची का फोन आया था। हाँ वो थोड़ा सा पेट दर्द था, लेकिन अभी ठीक है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ मैंने सोचा कि वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पूजा तुरंत रसोई में जाती है और तड़के की मिर्ची को देखते हुए अपने आप से बोलती है, माँ जी का पेट दुख रहा था, इसलिए मैं तीखा तड़का नहीं लगाती हूँ और बिल्कुल सिंपल सा खाना बना देती हूँ। रात को पूजा डाइनिंग टेबल पर सभी को खाना परोसती है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। सावित्री खाना चखते ही बिगड़ जाती है। तू कभी भी किसी की नहीं सुनती है क्या? तुझे कहा था ना कि आज तीखा तड़का लगाना, फिर तूने वापस से फीका खाना बनाकर रख दिया। इतना फीका खाना कौन खाएगा? माँ जी जो बना है वो खा लीजिए ना चुपचाप। सावित्री बुझते मन से खाना खा लेती है। कुछ दिनों के बाद कैलाश की बहन माया घर पर आती है। उसके आने पर पूजा बहुत मेहनत करके छोले भटूरे, कुलचे, शाही पनीर और रायता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है।
सभी लोग खाना शुरू करते हैं। खाना खाकर बुआ जी, अरे वाह वाह वाह, इतना स्वादिष्ट खाना बना है, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। ये सुनकर सावित्री मुंह बना लेती है। उसे मुंह बनाता हुआ देखकर बुआ जी बोलती है, अरे सावित्री, तुम इतना मुंह बना बना कर क्यों खाना खा रही हो? कितनी खुश नसीब हो तुम कि तुम्हारी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है। बहू ने आज आपके लिए अच्छा खाना बनाया है, लेकिन हमारे लिए कभी भी ऐसा खाना नहीं बनाती है। जब बोलो तो उल्टा ही खाना बनाकर रख देती है। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तो कैसी बातें करूं? हाँ, घर में तो तू करती ही क्या है? एक खाना ही तो बनाती है, वो भी अपनी मर्जी का। हाँ, बाकी काम कौन करता है माँ जी इस घर में? बाकी कौन सा काम होता है? हाँ, मैं कपड़े अपने आप धोती हूँ, अपने आप सुखाती हूँ, अपना मंदिर खुद साफ करती हूँ, अपनी अलमारियां खुद जमाती हूँ। तो फिर ठीक है माँ जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आसान है तो आज से खाना आप ही बना लीजिए। खाना भी बना लूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ ठीक है माँ जी, कल से 1 हफ्ते तक आप ही खाना बनाना। चलो ठीक है, यह भी ठीक है। भाई, बहू को दिखा दो 1 हफ्ते खाना बना के, ठीक है? पूजा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बिस्तर पर बैठते हुए पुरानी यादों में खो जाती है। कुछ महीने पहले पूजा बहुत मन से सबके लिए स्पेशल खाना बनाती थी। ससुर, देवर, पति और सास सब एक एक करके अपनी पसंद बताते हैं। बहू, आज तुम पालक पनीर बना लो, वो सबको बहुत पसंद आता है। बहू, पालक पनीर तो ठीक है, लेकिन मुझे आलू के पराठे खाने हैं, वो कब खिलाओगी? भाई, मेरे लिए तो तुम वेज कोफ्ता बना दो, मुझे तुम्हारे हाथों का वेज कोफ्ता बहुत पसंद है। और भाभी, मेरे और नेहा के लिए तो आप दाल मखनी ही बनाना। रात को पूजा घंटों काम करके सभी के लिए फरमाइश का खाना बनाती और डाइनिंग टेबल पर लगा देती, लेकिन खाना खाते समय सभी मुंह बनाते हुए पूजा से कहते हैं, बहू, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? छोले भटूरे में तो मसाले का पता ही नहीं चल रहा है। हाँ भाभी, और बाकी खाना भी कुछ खास नहीं है। ऐसे ही बुराई करते हुए सभी लोग खाना खा लेते हैं। अब हमेशा पूजा सबकी फरमाइश का खाना बनाती है और सभी लोग मुंह बनाकर पूजा की बुराई करके खाना खाते हैं। एक दिन अपनी बुराई सुनकर पूजा मन ही मन सोचती है, कमी तो इन्हें वैसे भी निकालनी है और वैसे भी निकालनी है, तो आज के बाद मैं सादा खाना ही बनाऊंगी। अगले दिन सुबह सावित्री खुद खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। रसोई में काम करते हुए सावित्री से डब्बे नीचे गिर जाते हैं। चारों तरफ सामान बिखर जाता है और रसोई भी गंदी हो जाती है। रोटी बनाते समय उसके हाथ दुखने लगते हैं और गरम तेल के छींटे उड़कर उसके हाथ पर गिरते हैं। हे भगवान, खाना बनाना तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं तो बोलती फिरती थी कि बस खाना भी बना लूंगी, इसमें क्या है, लेकिन खाना बनाना इतना भी आसान नहीं है। सावित्री जैसे तैसे खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। पूरा परिवार खाना खाने बैठ जाता है। खाना खाकर अमित कहता है, क्या माँ, दाल में नमक डालना ही भूल गई आप? लाइए माँ जी, मैं दाल को गरम करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल कर ले आती हूँ। पूजा रसोई में जाकर दाल गरम करती है, नमक मिलाती है और वापस लाती है। माँ, थोड़े चावल तो नीचे से जले हुए हैं। अरे इतना भी नहीं जला है, ऊपर ऊपर का खा लेना तू, इतने क्या नखरे कर रहा है। रोहन चुपचाप ऊपर का चावल खा लेता है। तभी कैलाश सब्जी खाकर पानी पीने लगता है। भाई, सब्जी में तो आज ऐसा लग रहा है कि दोनों हाथों से मिर्च उड़ेल दी गई है। सब लोग फीका खाना खा खाकर परेशान थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे से मिर्ची डाल देती हूँ खाने में। सब लोग चुपचाप चुपचाप जैसे तैसे खाना खाकर उठ जाते हैं। ये सब देखकर पूजा मन ही मन सोचती है, अब माँ जी को समझ आया ना कि खाना बनाना कितना मुश्किल काम है। रात को सावित्री अपने कमरे में जाती है और हाथ पैर मलते हुए बेड पर बैठती है। उसे देखकर कैलाश कहता है, क्यों, क्या हो गया? लगता है खाना बनाकर तुम थक गई। अरे तुम चुप रहो जी, तुम्हें क्या पता खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है। अच्छा, तो बहू भी तो हमेशा यही कहती थी कि खाना बनाना इतना आसान काम नहीं है। अगले दिन सावित्री फिर से रसोई में जाती है। वो बहुत परेशान हालत में खाना बना रही होती है। तभी अचानक उसके हाथ से एक गिलास पानी का फर्श पर गिर जाता है। सावित्री का पैर पानी पर पड़ता है और वो फिसलकर नीचे गिर जाती है। अरे हाय, मेरी कमर, मेरी कमर, बहू जल्दी आ, बहू मर गई मैं तो, बहू। पूजा दौड़ती हुई रसोई में आती है और सास को जमीन पर पड़ा देखकर घबरा जाती है।
वो उसे सहारा देकर उठाती है। अरे माँ जी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? चलिए चलिए माँ जी, मैं आपको कमरे में लेकर चलती हूँ। पूजा अपनी सास को बेडरूम में ले जाकर बेड पर बिठाती है और उसके पैरों पर मालिश करने लगती है। शोर सुनकर कैलाश, अमित, रोहन और नेहा भी कमरे में आ जाते हैं। हे राम, इस बुढ़ापे में मुझसे ये भारी काम करवाया जा रहा है। माँ जी, आप ही ने तो बोला था कि खाना बनाने में रखा ही क्या है, आज से मैं खाना बना लूंगी। मगर माँ जी, मैं सिर्फ आपको एहसास दिलाना चाहती थी कि खाना बनाना उतना भी आसान काम नहीं है जितना कि आप सोचती हैं। हाँ बहू, सही बात है तुम्हारी। खाना बनाना इतना आसान काम नहीं है और हमें तुम्हारी इस मेहनत की कद्र करनी चाहिए थी। हाँ पूजा, हमसे गलती हुई। तुम रोज सादा खाना भी बनाती हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अब हम खुशी खुशी वही खा लेंगे। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तू बहुत अच्छी है। अगले दिन दोपहर में पूजा बहुत खुश होकर रसोई में अपनी पसंद के स्वादिष्ट पकवान बनाती है। वो डाइनिंग टेबल पर पूरी, शाही पनीर, वेज पुलाव और हलवा लाकर सजा देती है। पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठता है। वाह बहू वाह, आज तो खाना खाकर सचमुच में मजा ही आ गया है। तू बहुत अच्छा लाजवाब खाना बनाती है बहू। हाँ बहू, आज के खाने का तो कोई जवाब ही नहीं है। सचमुच पूजा, तुम्हारे हाथ के बने खाने का स्वाद ही सबसे अलग है। सब लोग हंसते मुस्कुराते खुश होकर तारीफ करते हुए खाना खाते हैं और घर का सारा मनमुटाव हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।